जय हिंद साथियों, टेकपुर भाई एग्जामपुर चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तरीके से स्वागत है। तो सभी साथी एक बार सेशन के साथ जुड़ जाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक भाई, इसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखने की क्या बात है भाई, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें दीपावली का जबरदस्त ऑफर चल रहा है। तो एग्जामपुर के किसी भी कोर्स पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो कुल मिलाकर 75% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। दीपावली दीपावली 75 आपको कूपन कोड उपयोग करना है और आपको 75% का डिस्काउंट एग्जामपुर के किसी भी कोर्स में, कोर्स आपका चाहे जो भी हो, जैसे आप डीआरडीओ में एडमिशन लेना चाहते हो या एसएससी जेई में लेना चाहते हो, जिस किसी में भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं इस समय, तो ये दिवाली धमाका ऑफर आप लोगों के लिए है। ठीक भाई, तो चलिए, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये ऑफर केवल 27 अक्टूबर रात 12 बजे तक चलेगा। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ऑफर कब तक? 27 अक्टूबर तक ऑफर चलेगा। इसके भी बाद ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं, चलते हैं हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। वन लाइनर टाइप के आज क्वेश्चन कुछ करेंगे। ठीक है भाई, आइए देखते हैं क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। ये आज का ये जो सेशन होगा, ये केवल भारतीय संविधान के क्वेश्चन लिए जाएंगे। ठीक है, आइए। छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया। तो आइए देखते हैं भाई, इसका गठन कब किया गया है। छत्तीसगढ़, आइए, तो छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं पूरी बात आपको बता देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़, ठीक है, उत्तरांचल, इसके बाद झारखंड, 3 स्टेट हैं आपके। ठीक है भाई, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड। कहने का मतलब ये आपका 1 नवंबर 2000, इसके बाद ये आपका 9 नवंबर 2000 को इसका गठन। इसके बाद 15 नवंबर, ध्यान दीजिएगा, 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हो रहा है। ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ की बात की जाएगी, इसको मध्य प्रदेश से काटा जा रहा है। मध्य प्रदेश से कट करके छत्तीसगढ़ बन रहा है। उत्तर प्रदेश को काटा जा रहा है, उत्तर प्रदेश को कट करेंगे उत्तरांचल बन रहा है। अगर बात की जाए कि बिहार को कट किया जा रहा है तो कौन सा स्टेट बन रहा है, तो झारखंड बन रहा है। बात समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा आप लोग हैं। तो मध्य प्रदेश को कट करेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हो रहा है, छत्तीसगढ़ का निर्माण हो रहा है। इसका गठन कब हो रहा है, तो 1 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तरांचल का निर्माण हो रहा है, उत्तर प्रदेश से कट करके बनाया गया है। 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हो रहा है। इसके बाद बिहार को कट किया गया है। बिहार को जब कट किया गया है तो झारखंड स्टेट का निर्माण हो रहा है 15 नवंबर 2000 को। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया था, तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था। यही आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछा गया है। किस समिति को स्थायी मित व्ययिता समिति कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। किस समिति को स्थायी मित व्ययिता समिति कहा जाता है, तो आइए देखते हैं। तो ध्यान देने की बात है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो आपको आंसर करना होगा प्राक्कलन समिति को। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति को स्थायी मित व्ययिता समिति कहा जाता है। इसके अलावा और क्या कहा जाता है, इसके अलावा इसको अनुमान करने वाली वित्तीय समिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनुमान करने वाली वित्तीय समिति, अनुमान करने वाली वित्तीय समिति कहा जाता है। वित्तीय समिति, अनुमान करने वाली वित्तीय समिति भी कहा जाता है। प्राक्कलन समिति की बात की जाए, इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं। इस बात को आप लोग अच्छी तरह जानते रहिएगा। 30 सदस्य वो भी केवल आपके लोकसभा से जाते हैं। कहां से? केवल टू केवल आपके लोकसभा से 30 सदस्य जाएंगे। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। बात समझ में आ रही भाई, इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल बिल्कुल नहीं किया जाता। ये बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। राज्य विधान परिषद का, ध्यान दीजिएगा, राज्य विधान परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। राज्य विधान परिषद का प्रावधान किस आर्टिकल में,
तो ध्यान दीजिएगा, राज्य विधान परिषद की बात होगी तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 171। ये आपका अनुच्छेद हो जाएगा विधान परिषद, राज्य विधान परिषद का गठन। ठीक भाई, राज्य विधान परिषद का गठन की बात हो जाएगी। ठीक है भाई, सभी लोगों को बात बढ़िया से समझ में आ रही है? जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सभी लोग बात को बढ़िया से समझ रहे होंगे। आइए, तो कुल मिलाकर राज्य विधान परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में 171 में, यहाँ पर क्या बात होती है? विधान परिषद, विधान परिषद की संरचना की बात की गई, विधान परिषद की संरचना की बात की जाती है। अगर बात करें कि आर्टिकल जो आपका है 170, इसमें क्या बात होती है तो आपको बताना होगा कि विधानसभा, ध्यान दीजिएगा, विधानसभा की संरचना की बात की गई है, विधानसभा की संरचना की बात इसमें की गई है। अगर बात करें जो आपका आर्टिकल है 168, इसमें ये बात कीजिए कि राज्य में एक विधानमंडल होगा, राज्य में एक विधानमंडल होगा, ये बात कही जाती है, विधानमंडल, राज्य में एक विधानमंडल होगा, ये बात कही जाती है। अगर आर्टिकल 169 की बात करें तो इसके तहत ये बात होती है कि संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी राज्य में विधान परिषद का ये तो सृजन कर सकता है अथवा उसकी समाप्ति कर सकता है। ये बात आपके आर्टिकल कौन से 169 में कही गई है। ठीक है भाई, संसद, संसद को ये अधिकार है, संसद। बात समझ में आ रही भाई? अगर बात सबको समझ में आ रही है बहुत बढ़िया से तो ठीक है, और नहीं आ रही तो कोशिश करिए, नहीं आ रही तो बात कोशिश करिएगा, यही हो सकता है? आइए, तो राज्य में एक विधानमंडल होगा, विधानसभा की संरचना है, इधर विधान परिषद की संरचना, और यहाँ पर आर्टिकल 169। 4 आर्टिकल बहुत है, बहुत फेमस आर्टिकल है जो आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया। 4 नंबर, किस भाग में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस भाग में किया गया है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा जाता है कि मूल संविधान के समय कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो आपको बताना है एक भी नहीं, मूल संविधान के समय। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, तो अगर एग्जैक्ट आंसर पर हम लोग आएंगे तो आपको सीधे सीधे बताना है कि भाग 4 का, भाग 4 का में उल्लेख किया गया है किसका? मौलिक कर्तव्य का। अगर बात की जाए किस अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया गया है, तो 42वां अमेंडमेंट 1976 के तहत इसको ऐड किया गया है। अगर पूछा जाए किस समिति की सिफारिश पर, तो आपको बता देना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया है। अगर पूछा जाए कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की, तो आपको बताना है कि इन्होंने 8 की सिफारिश की थी, लेकिन 8 की सिफारिश न मानकर 10 मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया है। अगर अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल आपको बताना होगा 51 क में जगह दिया गया है, अनुच्छेद 51 क में 10 मौलिक कर्तव्य। अगर बात की जाए कि वर्तमान समय में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान समय में आपके पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो आपको बताना है कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं, जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनके माता पिता या उनके अभिभावक की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। यही व्यक्ति का 11वां मौलिक कर्तव्य है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कभी भी कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया है, तो आपको बताना है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया है। बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो कुल मिलाकर इससे ऊपर क्वेश्चन और कहीं बनेगा नहीं। ठीक भाई, तो जितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे थे भाई 42वां अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया जा रहा है। किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की। इन्होंने कितने की अनुशंसा की? 8, 10 को ऐड किया गया है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य प्रेजेंट टाइम में। किस भाग में पूछा गया था, तो भाग 4 का आपको बता देना है। अगर बात की जाए थोड़ा से कि भाग 4 में किस बात का उल्लेख है, भाग 4 में तो आपको बताना है कि डीपीएसपी राज्य का जो नीति निषेध तत्व है वो भाग 4 में चला जाएगा। ठीक है भाई, अगर थोड़ा से हम लोग बात करें कि भाग 5 में क्या चीज है, तो भाग 5 में आपको बताना है कि भाग 5 में आपका राज्य दिया गया है, सॉरी भाग 5 में आपका संघ दिया गया है। थोड़ी देर के लिए फिर से, भाग 5 में आपका क्या दिया गया है? संघ दिया गया है। इस बात को आप लोग जानते रहिएगा। अगर बात की जाए कि भाग 6 में क्या दिया गया है,
भाग 6 में क्या चीज दिया गया है, तो भाग 6 में आपका दिया गया है राज्य। इस चीज को आप समझिएगा, राज्य दिया गया है। ठीक है, आइए भाग 3 में क्या दिया गया है, मूल अधिकार दिया गया है। भाग 2 में आपका नागरिकता दिया गया है। भाग 1 में संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया, 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा गया, आइए एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो अच्छी तरह आप लोग जानते हैं, योजना आयोग का मतलब प्लानिंग कमीशन। देखिएगा ये योजना आयोग की मैं बात कर रहा हूं, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। योजना आयोग का गठन, योजना आयोग का गठन कब किया गया, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन तो आपको सीधे सीधे आंसर करना है कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया है। और इसी योजना आयोग को अब समाप्त करके नीति आयोग नाम दिया गया है, जो कि नरेंद्र मोदी जी योजना आयोग को समाप्त किए हैं। ठीक है भाई, अगर नीति आयोग की बात की जाए, थोड़ा सा नीति आयोग पर हम फोकस कर दें कि नीति आयोग कार्य करना कब से शुरू किया है, तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आपका कार्य करना शुरू कर दिया है। ठीक है भाई, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत के योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे, तो योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ये संविधान के प्रावधानों से हटकर है। आइए योजना आयोग का अगर पहला अध्यक्ष पूछा जाए तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो है वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर समझा जाए तो योजना आयोग के पहला अध्यक्ष, तो भाई स्वाभाविक सी बात है पहला अध्यक्ष आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना होगा। क्या बताना होगा, आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आपके योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे। ठीक भाई, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि यहाँ तो प्रथम अध्यक्ष पूछ दिया गया, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि योजना आयोग का, ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन था, योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर कर देना है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी आपके योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ही योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन कर रहे हैं, इसलिए योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष आपके नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। अगर नीति आयोग का पहला अध्यक्ष पूछा जाएगा, देखिएगा, अगर नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए आपसे क्वेश्चन, नीति आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था, तो आपको बताना होगा कि नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है भाई, नीति आयोग का पहला अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी बता देना है। ठीक है भाई, तो ये सारी बातें हैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि सभी लोग बात को बढ़िया से समझ भी रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा गया है, 6 नंबर, उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो यहाँ पर मैं एग्जैक्ट आंसर पर सीधे आऊंगा। आइए देखते हैं, एग्जैक्ट आंसर पर हम लोग सीधे अगर आते हैं तो आपको बताना है अनुच्छेद कौन सा, 65 वाला आर्टिकल ये कहता है, अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश खाली है तो उपराष्ट्रपति महोदय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और दूसरी बात ये समझिएगा, उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उस समय उपराष्ट्रपति को 5 लाख रुपया हर महीने मिलेगा, उसको राष्ट्रपति वाली पूरी व्यवस्था मिलेगी। उपराष्ट्रपति फिर अपनी वाली व्यवस्था नहीं लेता, सीधे मतलब आप यूं कर सकते हैं कि राष्ट्रपति को जो पूरी की पूरी व्यवस्थाएं मिलती है वही सारी व्यवस्थाएं आपके उपराष्ट्रपति को उस समय मिलेंगी, ये जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे तो। ठीक भाई, आइए तो 65 वाला आर्टिकल हो जाता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे आपके उपराष्ट्रपति महोदय। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इनसे संबंधित कुछ आर्टिकल पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर दें। 63 वाले आर्टिकल में यह बात कही जाती है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, तो 63 वाले अनुच्छेद में कहा जाता है भारत में एक उपराष्ट्रपति है, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बात कही जाती है। अगर बात की जाए आर्टिकल जो आपका 63 है, ये क्या कहता है, 63 वाला आर्टिकल ये कहता है कि राज्यसभा के पदेन सभापति आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक भाई, राज्यसभा के पदेन सभापति, पदेन सभापति कौन, पदेन सभापति आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, ये बात आप लोग समझते रहिएगा।
ठीक है भाई। आइए अगर बात थोड़ा से हम लोग करें, क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं इसके अलावा और बात, उपराष्ट्रपति की बात होगी तो ध्यान दीजिएगा कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल यहाँ पर हम चर्चा कर दे रहे हैं। 65 हो गया आपका, 63 हो गया, 60 सॉरी यहाँ पर 64 होना चाहिए यार, एक मिनट, अनुच्छेद 64, ठीक है भाई। 64 राज्यसभा के पदेन सभापति आपके उपराष्ट्रपति महोदय होंगे, ये बात होती है, राज्यसभा के पदेन सभापति। 65, 63, 64 हो गया। 69 वाले आर्टिकल की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की बात होती है। उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करेगा, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा, ठीक है भाई। आइए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 7 नंबर, 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है। देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर आपके बीच आ चुका है, कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू दी swearing in of the vice president। आइए देखते हैं शपथ ग्रहण, अगर ओथ आप कर सकते हैं शपथ ग्रहण, ठीक है भाई। अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, आपको बताना होगा कि जो आर्टिकल 69 है इसी वाले आर्टिकल के तहत आपके उपराष्ट्रपति महोदय, आपके उपराष्ट्रपति महोदय, आपके उपराष्ट्रपति महोदय किसके समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे, तो आपको बताना है राष्ट्रपति के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष समक्ष शपथ ग्रहण, ठीक भाई। आइए शपथ ग्रहण, क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया था कि कौन सा आर्टिकल है, तो 69 वाला आर्टिकल है जो कि उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से संबंधित है, ठीक भाई। उपराष्ट्रपति, बात समझ में आ रही है। आइए एक आर्टिकल बहुत तगड़ा है, आर्टिकल है 71। 71 वाला आर्टिकल ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति हो या आपके उपराष्ट्रपति हो, इनके निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद खड़ा होगा तो उसका निपटारा आपका सर्वोच्च न्यायालय करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। बात समझ में आ रही भाई। आइए अब आते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आइए, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद, ठीक है भाई, गवर्नर जनरल का पद। तो ध्यान देने की बात है, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो आपके बंगाल के अंतिम गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स, इन्हीं को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे भाई, तो आपको बताना होगा वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स आपको आंसर कर देना होगा। वारेन हेस्टिंग्स ये कुल मिलाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अकॉर्डिंग, कहने का मतलब कंपनी में गवर्नर जनरल का पद इनको पहली बार, ठीक है भाई। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 9 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर यह पूछा गया है कि 9 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कभी भी तो आप सीधे आंसर करिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा जाता है कि कब प्रस्तुत किया, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, डेट अगर आपसे क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर आपसे जानना चाहेगा तो आपको यही बताना होगा कि कब प्रस्तुत, तो आपको सीधे आंसर करना है कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इस बात को भी आप समझते रहिएगा। कब स्वीकृति प्रदान की गई, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि स्वीकृति इसको कब प्रदान की गई, तो आपको बताना है कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है, ठीक भाई। तो क्वेश्चन ये भी आप ध्यान रखिएगा, 3 प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर,
यहाँ पर 3 प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, कब की बात होगी तो आपको ये आंसर करना है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया तो आपको ये आंसर करना है, अगर स्वीकृति पूछा जाए तो आपको ये आंसर कर देना है। इस चीज को आप समझते रहिएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यहां तक ये बात आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है? आइए देखते हैं। अर्धसंघीय संविधान की बात होगी तो आपको आंसर सीधे सीधे कर देना है, सीधे सीधे उत्तर केसी भियर। केसी भियर महोदय भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आइवर जेनिंग्स, एक स्टेटमेंट आता है आइवर जेनिंग्स महोदय का, देखिएगा क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है। क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो आपको बताना है आइवर जेनिंग्स महोदय का स्टेटमेंट है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत एक अर्धसंघीय संविधान है तो आपको बता देना है केसी भियर। केसी भियर। ठीक है भाई, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया है। 11 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आपको आंसर करना होगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही, ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक भाई, अगर क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आप आंसर किसको करेंगे? अगर क्वेश्चन कभी ये पूछ ही दिया जाए कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आप आंसर किसको करेंगे? तो आप वहां पर आंसर करेंगे सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी को आपको आंसर कर देना होगा कि सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। यहाँ पर प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछा गया है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? आइए चलिए, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल, तो प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हो जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल, तो आपको सरोजिनी नायडू बता देना है? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 12, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है। तो आइए देखते हैं किसमें निहित है भाई नए राज्य के गठन की शक्ति। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। ठीक भाई, किसमें निहित है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको आंसर सीधे करना है कि संसद। संसद। ठीक भाई, आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा संसद। संसद। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है, तो संसद आपको आंसर कर देना होगा। ठीक है भाई, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि नवयुवकों के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग कब किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा, नवयुवकों के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग कब किया गया, तो आपको एग्जैक्ट आंसर कर देना है। कौन सा आम चुनाव था, तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हम करेंगे 1989 का। 1989 का आम चुनाव है जिसमें 18 वर्ष की एज पर पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन देखिएगा, कई बार पूछा जाता है कि मूल संविधान के समय, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल संविधान के समय मताधिकार की आयु कितनी रखी गई थी, तो मूल संविधान के समय 21 वर्ष रखी गई थी। यानी आप यूं कर सकते हैं मोटे तौर पर कि निर्वाचन कार्ड बनवाने की एज क्या थी, 21 वर्ष थी। लेकिन आज वर्तमान परिदृश्य में अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में 18 वर्ष एज रखा गया।
क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया कि 21 वर्ष से जब एज घटाकर 18 वर्ष किया गया है तो किस संविधान संशोधन के तहत, तो आपको बताना होगा सीधे कि जो 61वां संविधान संशोधन है, 61वां संविधान संशोधन 1989, उसी के तहत ये अमेंडमेंट किया गया है। ठीक भाई, उसी के तहत ये अमेंडमेंट हुआ है। तो 21 वर्ष से एज घटाकर कितना किया गया है, 18 वर्ष किया गया है। ये बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। किस अमेंडमेंट के द्वारा, तो आपको 61वां अमेंडमेंट, आपको 61वां संविधान संशोधन 1989 आपको बता देना है। अगर बात की जाए एक संविधान संशोधन और है 69वां संविधान संशोधन 1991 का मैटर है। इसके तहत क्या बात होती है, इसके तहत होती बात कि दिल्ली को, किसको, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है। ये बात आप लोग जानते रहिएगा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। आइए देखते हैं, अगर थोड़ा से हम लोग चर्चा करें कि 14 नंबर क्वेश्चन कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन, तो आप क्या आंसर करेंगे। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए भी कमेंट करिएगा। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, प्रस्तावना में अब तक कितनी बार, तो केवल एक बार संशोधन हुआ है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे कई बार पूछा गया है, कितनी बार संशोधन, तो आपको बताना है एक बार संशोधन केवल अब तक हुआ है। वो भी कब हुआ है, वो भी आपका हुआ है 42वां अमेंडमेंट। कब, 1976 ये एक बार संशोधन हुआ है। इसके तहत क्या बात होती है, 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं प्रस्तावना में। एक शब्द है आपका समाजवादी शब्द, दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। इसके अलावा अखंडता शब्द जोड़ा गया है, अखंडता शब्द जोड़ा गया है। इस बात को आप लोग समझते रहिएगा। ठीक है भाई, आइए क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है कि प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है, तो आपको बताना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग शब्दों से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है भाई, हम भारत के लोग शब्दों से इसकी प्रस्तावना की शुरुआत होती है। क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको सीधे आंसर करना है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इस बात को आप लोग क्लियर कट जानते रहिएगा। दूसरी बात ये, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा किसको माना, तो वो बताते हैं कि टीपीएसपी को मैं मानता हूं। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आपको बताना है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा मानते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, आइए एक बार देखते हैं। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। अगर विधानसभा का सदस्य हमको बनना है तो कम से कम एज कितनी होनी चाहिए, विधानसभा का सदस्य। तो आपका एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा आपका 25। विधानसभा की बात हो रही है। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा फंडा क्लियर करिएगा। अगर लोकसभा की बात की जाए, अगर लोकसभा की बात की जाए या फिर आपका विधानसभा की बात, लोकसभा का चुनाव लड़ना हो या विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो इन दोनों के लिए 25 साल एज, 25 वर्ष एज होनी चाहिए, 25 वर्ष। ठीक है भाई, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर आपको कुल मिलाकर विधान परिषद या फिर राज्यसभा का चुनाव लड़ना हो, राज्यसभा का चुनाव लड़ना है, राज्यसभा का, ठीक है भाई, तो उसके लिए कम से कम एज कितनी, 30 वर्ष होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है, इधर 25 वर्ष इधर 30 वर्ष। फंडा बिल्कुल क्लियर रखिएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर बात की जाए कि आपको राष्ट्रपति मान लीजिए बनना हो, भाई राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार हैं या आप उपराष्ट्रपति पद के लिए दावेदार हैं, उपराष्ट्रपति पद के लिए दावेदार हैं या फिर आपको राज्यपाल यानी राज्यपाल अगर आपको बनना है, इन तीनों पदों के लिए ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन तीनों पदों के लिए अगर बात की जाए कि एज कम से कम कितनी होनी चाहिए, इन तीनों के लिए एज होनी चाहिए कम से कम 35 वर्ष। 35 वर्ष कम से कम कितनी एज होनी चाहिए, 35 वर्ष एज इनके लिए होना चाहिए। ठीक है भाई, आइए अगर बात की जाए कि मताधिकार के लिए कितना एज होना चाहिए तो आपको बताना है कि 18 वर्ष होना चाहिए मताधिकार के लिए, है मताधिकार के लिए
ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मतदान करने के लिए आप ऐसे समझो यार, मतदान करने के लिए एज कम से कम कितनी, 18 साल होनी चाहिए। अगर ग्राम पंचायत यानी ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ना है तो कितनी एज होनी चाहिए, 21 वर्ष। अगर ग्राम प्रधानी का आपको चुनाव लड़ना है तो कम से कम एज कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष एज होनी चाहिए। देखिएगा 21 वर्ष वाली जो एज है, 21 वर्ष की जो एज है ये बहुत खतरनाक एज है। पूछिए क्यों खतरनाक है, पूछिए क्यों खतरनाक है भाई। 21 साल की जो एज रखी गई है ये मूल संविधान के समय मताधिकार की आई थी। क्वेश्चन ये पूछा गया कई बार। यह क्वेश्चन अगर इस समय पूछा जाए तो ये भी पूछा जा सकता है कि ग्राम प्रधान बनना है तो उसके लिए कम से कम एज कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होना चाहिए है। ये भी एज देखते रहिएगा, ये भी एज देखते रहिएगा। ये सब एज ऐसे हैं भैया, ऐसे एज हैं ये लोग, ऐसे एज हैं। किस पर बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, 18 साल की उम्र और इधर 21 साल की उम्र। बात समझ में आ रही है। 25 साल वाला तो फार्मूला समझ में आता है, 25 साल वाला जो एज का मामला है तो ये तो समझ में आ रहा है? लोकसभा चुनाव लड़ना है, विधानसभा का अगर लड़ना है तो 25 साल कम से कम। और इधर देखिएगा, इधर क्या देखना है भाई, इधर देखिएगा विधान परिषद का चुनाव लड़ना है या राष्ट्रसभा का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए कम से कम 30 वर्ष एज होनी चाहिए। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं सभी का फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसमें जरा सा भी बट लेकिन परंतु एक जरा सा भी नहीं, फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ। तो राष्ट्रपति भी हो गए भैया, आपके उपराष्ट्रपति महोदय हो गए, आपके राज्यपाल महोदय हो गए हैं। आइए अगर राष्ट्रपति की बात की जाएगी तो ये आर्टिकल कौन सा हो जाता है, 60 वाले आर्टिकल के तहत ये शपथ ग्रहण करते हैं। उपराष्ट्रपति की बात होगी तो ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 69। ध्यान दीजिएगा 69 वाले आर्टिकल के तहत शपथ ग्रहण करते हैं। अगर राज्यपाल की बात हो जाएगी तो 159 जो अनुच्छेद है 159 है उसके तहत शपथ ग्रहण करते हैं। बात समझ में आ रही है। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करना है तो ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। अगर मुख्य किसी कारणवश पद पर नहीं है तो वहां का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उनके समक्ष शपथ ग्रहण कर लेंगे। अगर उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करना है तो ये राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण कर लेंगे। अगर राज्यपाल को शपथ ग्रहण करना है तो ये जिस स्टेट के राज्यपाल हैं उस स्टेट का जो हाई कोर्ट होगा वहां के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष आपके राज्यपाल महोदय 159 वाले आर्टिकल के तहत शपथ ग्रहण कर लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है, जो कि आज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है भाई। आइए क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया है संविधान सभा के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा आपका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, एक आपका है राष्ट्रीय गान, दो बातें समझिएगा, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत है। इसके अलावा संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक है। ये तीनों चीजें 24 जनवरी 1950 को हो रही है। तीनों चीजें, इसको आप समझिएगा। भाव अगर न समझ पा रहे हैं तो आप लोग समझिएगा कि जो आपका राष्ट्रीय गान है जिसको गाने में 52 सेकंड का टाइम लगता है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, गीतांजलि से जो कि लिया गया। ठीक है। आइए राष्ट्रीय गीत अगर हम बात करें जो वंदे मातरम है जो कि आनंद मठ से लिया गया है, उसको गाने में 65 सेकंड का टाइम लगता है, वही है राष्ट्रीय गीत जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। तो बात को समझिएगा, यानी राष्ट्रीय गान की बात हम कर रहे हैं, राष्ट्रीय गीत की बात कर रहे हैं, और संविधान सभा की अंतिम बैठक यानी 12वीं बैठक की बात करें, ये तीन की तीनों डेटें आपको एक ही डेट बताना है, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। आइए अगर बात कीजिए थोड़ा से जो आपका भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, जो भारत का आपका राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा, वही सारनाथ जो अशोक स्तंभ है बनारस में, 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटाए हुए खड़े हैं, वही आपका भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है। इसके अलावा बात की जाए संविधान हमारा लागू कब हुआ, संविधान लागू कब हुआ ये भी बात समझते रहिएगा। इसके अलावा भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हो रही है, न्यायालय की स्थापना, ये 3 डेट समझिएगा। यहाँ पर आप लोग समझिएगा, क्योंकि तीनों डेट इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि आपके दिमाग में हमेशा सेट रहे, जरा सा भी बट लेकिन परंतु न रहे। राष्ट्रीय चिन्ह हो गया, संविधान हमारा लागू हो रहा है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो रही, तीन की तीनों डेट जो है
ये 26 जनवरी, 26 जनवरी यानी 26 जनवरी 1950, ये डेट आपको पकड़ना है। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया जा रहा है, यानी राष्ट्रीय चिन्ह संविधान सभा के द्वारा अपनाया जा रहा है। संविधान लागू हो रहा है 26 जनवरी 1950 को, और उच्चतम न्यायालय की स्थापना हो रही है 26 जनवरी 1950 को। जब उच्चतम न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हो रही है, उसके जस्ट 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950, क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि जो उच्चतम न्यायालय आपका स्थापित हुआ है भारत में, उसका उद्घाटन कब हुआ, तो 28 जनवरी 1950 बता देना है। ठीक है भाई, आइए अगर थोड़ा से अब बात क्या बच रही है, जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है, इसको हम कहें छोड़े भाई, राष्ट्रीय ध्वज जो आपका नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज, क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है, इसको संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया है, तो आपको बता देना है कि 22 जुलाई 1947 को इसको संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है। कब अपनाया गया है, 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, जिसमें जो ध्वज है हमारा उसमें 3 कलर उपयोग किया गया है। तो सबसे ऊपर बात की जाए तो केसरिया है, फिर इसके बाद सफेद है, फिर इसके बाद हरा है। हरा सबसे नीचे, बीच में सफेद, सबसे ऊपर केसरिया। बात समझ में आ रही है, तो उसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। देखिएगा यहाँ पर पूरे सिस्टम का भाव यही है, पूरे क्वेश्चन का मैं आपको क्लियर कट आंसर यहाँ पर यही बताना चाह रहा था कि देखिएगा एक क्वेश्चन के पीछे जो आपके यहाँ पर 16 क्वेश्चन केवल लिए गए हैं, एक क्वेश्चन पीछे कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपको बताया गया है। तो इस तरह से आप यूं मानिए इसको कि 16 क्वेश्चन नहीं थे, बल्कि 16 चौका 64, 16 पचे 80, कम से कम 70-80 क्वेश्चन आपके बन रहे थे। ठीक है, जैसे अगर हम बात आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताएं, आपका भारत का राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया, तो एक ही डेट थी 24 जनवरी 1950। लेकिन यहाँ पर इसके साथ में आपने 2 चीजें पढ़ा कि राष्ट्रीय गीत तो पूछा ही गया, राष्ट्रीय गान भी आप पकड़ लिए, और संविधान सभा की अंतिम बैठक इसी डेट पे हो रही, 2 चीजें और जान गए। राष्ट्रीय चिन्ह हमारा कब अपनाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, तो अच्छी तरह जानते हैं 26 जनवरी 1950 को, और इसी के साथ आप संविधान लागू होने की डेट जान गए, इसी के साथ भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की डेट जान गए। अब देखिएगा राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया जा रहा है, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया जा रहा है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन आपका और बचता है, वो क्वेश्चन क्या है, जो आपका राष्ट्रीय पंचांग है जो कि शक संवत पर आधारित है, ग्रेनेडियर कैलेंडर, राष्ट्रीय पंचांग जिसको हम बोलते हैं, उसको संविधान सभा के द्वारा या उसको भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा, राष्ट्रीय पंचांग, ध्यान दीजिएगा, जो आपका राष्ट्रीय पंचांग है उसको संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया है, तो आपको बताना है 22 मार्च 1957 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया है। ये बात आप लोग क्लियर कट जानते रहिएगा, राष्ट्रीय पंचांग। ठीक है भाई, तो कुल मिलाकर भाव आप लोग समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा था, और आपका इस तरह से डिजिटल बोर्ड भी भर गया है। कुछ बचा नहीं ना, कुछ बचा नहीं, अगर बचा होता ना तो अभी इसी में और बताते, फिर आप लोग कहते यार गुरुजी क्या उसी में सब इधर उधर कर दिए। भाई नोट करने वाले नोट कर लेंगे, हाँ चलिए, तो इस तरह से जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये सेशन आपको बढ़िया लगा होगा। 1 लाइनर टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए थे, और 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा था कि एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, उसके साथ आपको कितने क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये मेथड आपको बढ़िया लगा होगा, है। और जो भी लोग, एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा कि जो लोग इस समय दिवाली का ऑफर चूंकि जबरदस्त चल रहा है, तो आप लोग इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। दिवाली 75 आपको कूपन कोड उपयोग करना है एग्जामपुर के किसी भी कोर्स पर। तो आप लोग जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप जिस चीज की कोचिंग करना चाहते हैं, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये टाइम ज्यादा नहीं चलेगा, ये केवल 27 अक्टूबर तक ये ऑफर चलेगा। कब तक चलेगा, केवल 27 अक्टूबर तक, 27 अक्टूबर तक ये ऑफर चलेगा।
तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो या फिर जब आपके हाथ से निकल जाएगा तो आप लोगों की ओर पछताना पड़ेगा। तो ऑफर का लाभ उठाएं और अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाएं। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम अपनी क्लास यहीं पर क्लोज करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।